डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का एक टॉपिक प्राइम मिनिस्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले एक क्लास में जो रेस्ट टॉपिक थे उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने देखा था। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्राइम मिनिस्टर आपका बचा हुआ था और वो आज के क्लास में हम ख़त्म करेंगे। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भारत में, हमारे देश में संसदीय पद्धति अपनाई गई। और जहाँ तक संसदीय पद्धति का प्रश्न है, तो इसमें दो प्रकार के टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड हम लोग को देखने को मिलता है। यानी दो प्रकार के कार्यपालकीय प्रधान इसमें पाए जाते हैं। एक प्रकार का जो कार्यपालकीय प्रधान है उसके लिए हम लोग डी प्रूमो और दूसरे के लिए हम लोग डिफैक्टो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर डी प्रोमो का मीनिंग्स आप लोग समझना चाहिए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और अगर डिफैक्टो का आप लोग जानना चाहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं रियल हेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो उसे हेड ऑफ द स्टेट कहेंगे। यानी राष्ट्र का प्रधान। और अगर रियल हेड का दूसरा मीनिंग ले तो इसको हम लोग कह सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी शासन का प्रधान। तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी भूमिका प्रेसिडेंट निभाते हैं और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसकी भूमिका प्राइम मिनिस्टर निभाते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो है इस टॉपिक का जो आपको समझना है और हमें समझाना है। पूर्व में पढ़ी हुई बातें हैं इसलिए कोई इसमें नई बात नहीं है। हम सिर्फ इसको दोहराना चाहते हैं कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था अपनाया गया है, जो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया है, उसको पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं।
और ये वास्तव में जो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल के तहत अपनाया गया है, लेकिन ब्रिटेन की तरह हूबहू वेस्टमिंस्टर मॉडल को हमने नहीं अपनाया है, उसमें बहुत सारे अंतर हैं। तो समय समय पर उन अंतरों को हम बताते आए हैं। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली में वेस्टमिंस्टर मॉडल का ही एग्जाम्पल्स है, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अंतर है, और उस अंतर को भी हम आपके सामने बताते हुए चलेंगे। यहाँ जानना आपको ये है कि जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, उसमें देश में दो प्रकार के हेड पाए जाते हैं। एक हेड को डी प्रोमो और दूसरे को डी फैक्टो बोलते हैं। डी प्रोमो और डी फैक्टो जो शब्द है एक लैटिन शब्द है, और इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो उत्पत्ति होता है, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी प्रीवियस क्लास में, पूर्व के क्लासों में हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, उत्पत्ति नहीं हुई। उत्पत्ति जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि एट ए सर्टेन टाइम में कोई चीज़ बन करके तैयार हो गया, लेकिन जब एवोल्यूशंस बोलते हैं, विकास बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ग्रेजुअली उसका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ा है। जैसे अमेरिका का अगर टाइप ऑफ गवर्नमेंट लेंगे तो उत्पन्न हुआ वो 1786 में जैसे ही अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, तो वैसे ही वहाँ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट उभर करके सामने आ गया। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो उभर करके सामने आता है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आता है। पहले राजा ने कुछ अधिकार दिए जनता को, 1215 में पहले बता चुके हैं। फिर 1688 में राजा ने जो है वो अपने लिए एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाया, जिसके परामर्श से वो शासन करने लगा। और यही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आगे चल के फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी अस्तित्व में आया, और फिर ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट बना। और राजा ने धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने शक्ति को ट्रांसफर किया पार्लियामेंट के तरफ, और पार्लियामेंट में सारी अकाउंटेबिलिटी तय करवाई। यानी जिसको सत्ता राजा ने दी उसको अपने तरफ अकाउंटेबल नहीं बना करके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल की तरफ अकाउंटेबल बनाया। और इस तरीके से ब्रिटेन में जो लोकतंत्र उभर करके सामने आया, जो डेमोक्रेसी सामने आई, वो एक तरह का डेवलप रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, विकसित प्रतिनिधियात्मक शासन था। और इस विकसित प्रतिनिधियात्मक शासन में राजा ने अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं किया, अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा। अगर वो अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से समाप्त कर देता तो फिर टू हेड ऑफ स्टेट जो अभी देख रहे हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम लोग नहीं देख पाते। तो पूरी शक्ति ट्रांसफर कर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल के पास, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस को भी बनाए रखा। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में टू हेड का कंसेप्ट उभर करके सामने आया, दो राज प्रमुख का संकल्पना उभर करके सामने आती है, जिसमें एक को डी प्रूमो और दूसरे को डी फैक्टो कहा गया। अब डी प्रोमो शब्द का बहुत विस्तार पूर्वक अर्थ है, इसके अंदर हिस्ट्री अपने आप में समाई हुई है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दें
कि आमतौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो संवैधानिक प्रधान होता है, उसको हम लोग डी प्रोमो के नाम से जानते हैं, और जो वास्तविक प्रधान होता है, रियल हेड होता है, उसको डी फैक्टो बोलते हैं। अब प्रश्न यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस संवैधानिक प्रधान का अर्थ क्या हुआ। रियल प्रधान का आप बता देंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के मीनिंग क्या होते हैं, आप क्या समझते हैं। अगर हम संवैधानिक प्रधान बोलते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पूछे तो आप एक सेंटेंस में क्या कहेंगे, बोलिए। कैसे आप कहेंगे? पूर्व में बहुत सारी चीज पढ़ाए हैं, मेरे ही पढ़ाई के ग्राउंड में बताइए, बोलिए साहब। एकदम कसम खा लिया है कि नहीं बोलेंगे? हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसका मीनिंग्स क्या होता है, बोलिए आप। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, क्या बात बोल रहे हैं। भारत के संविधान में ये सेंटेंस दिखा दीजिए कि वो राष्ट्र का हेड है तो हम मान जाएंगे। देश का प्रधान है, कहीं पर नहीं। बेयर बुक निकालिए, खोजिए उसको, यहां समय नहीं, घर पे जाके पढ़ के देख के आइए। तो इसका अर्थ ये होता है कि उस देश का सारा शासन का काम उसकी सिग्नेचर से, उसके नाम से, उसके आदेश से होता है। तो जिसके सिग्नेचर से, जिसके नाम से, जिसके आदेश से शासन चलता हो वो संवैधानिक प्रधान, क्योंकि संविधान में उसके द्वारा कार्य करने का वर्णन है। जैसे आप एग्जाम्पल पूछेंगे हमसे तो आपको दो एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, एक आर्टिकल 53 और एक आर्टिकल 77। ये दोनों का जरा अध्ययन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 53 में क्या लिखा है कि देश के या राष्ट्र के कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से करेगा, यही ना भाई। और 74 राष्ट्रपति को मजबूर कर देता है कि वो जो उसके अधीनस्थ यहां पर 53 में लिखा गया है, तो उस अधीनस्थ का एक्सप्लेनेशन 74 में है। और 74 क्या कह रहा है राष्ट्रपति को कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के परामर्श को मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। अगर वो नहीं मानता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा राष्ट्रपति का काम और उस पर इम्पीचमेंट चल जाएगा, क्योंकि उसने संविधान के लिए गए शपथ के विरोध में काम किया। तो एक तो ये हुआ 53 और 74 क्या रिलेशंस। दूसरा 77 को अगर आप पढ़िए तो उसमें भी इसी चीज का वर्णन है, लेकिन एक अंतर के साथ है। वो अंतर ये है कि वो जो कार्यपालिकीय आदेश निकालने की परिपाटी है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन राष्ट्रपति बनाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आधार पर स्वतंत्र रूप से काम करता रहेगा, लेकिन जब सिग्नेचर करने की बारी आएगी तो राष्ट्रपति भवन में वो किस प्रोसेस से सिग्नेचर गुजरेगा, उस प्रोसेस का निर्धारण जो है राष्ट्रपति करेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 53, 74 और 77 ये तीन अनुच्छेद या आर्टिकल ऐसे हैं जो इस बात को साबित करता है कि भारत में जो भी कार्यपालिकीय आदेश है वो बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट निकाला जाता है
और जब जिस देश में जिसके नाम से आदेश निकाला जाए तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहलाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है उसी को हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, क्योंकि उस स्टेट का मालिक वही हो गया, यानी वो राष्ट्र का प्रधान है। अब देखिए यहां पर रोक करके आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसकी भूमिका क्या है। भारत में तो 2 प्रधान हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है या रियल हेड है? वो कैसे? तो भाई सेंटेंस बोल करके ना बस समझाइएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बात को सिंप्लीफाई करना हुआ, बात को ऑथेंटिसिटी और साइंटिफिक ढंग से कहना नहीं हुआ। वहां जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां होता है, मंत्री परिषद होती है, लेकिन वो मंत्री परिषद वहां के कांग्रेस यानी लेजिस्लेटिव से नहीं ली जाती है। वो किसी को भी राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर लेगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी के पूरी राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होगा। राष्ट्रपति जब चाहे तब किसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर सकता है, जब चाहे किसी को निकाल सकता है। इसलिए वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की का पोजीशन या स्थिति एक सचिव के समान है, सेक्रेटरी के समान है, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं है। वहां यहां क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट का स्वतंत्र अस्तित्व है राष्ट्रपति से हट करके, और राष्ट्रपति किसके बनाना में अधिकार नहीं है, भूमिका है लेकिन अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से जब वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरीके से राष्ट्रपति के चंगुल में है, हाथ में है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही काम करता है राष्ट्रपति के बिहाफ में, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड चूंकि उसके नाम से हो रहा है, और सभी आदेश किसका मान रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? प्रेसिडेंट के। तो इस ढंग से दोनों रियल हेड हो गया ना वो। अब आप बोलिए इस ढंग से प्रूफ करना सही होगा कि आप जैसे बोल दे रहे थे वैसे सही होगा? पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से तो ऐसे नहीं सही होगा भाई। तो हमने बताया कि यहाँ कि अमेरिका का अगर देखा जाए तो दोनों हेड वही है, डी प्रोमो भी वो है, डिफैक्टो भी है। लेकिन ब्रिटेन और भारत में क्या है कि रियल हेड दूसरा होता है। जो वहां पर 53 में अधीनस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अधीनस्थ शब्द का अर्थ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और 74 क्या कर रहा है कि मजबूर कर दे रहा है 53 को कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, 74 के मुताबिक जो हम कहेंगे वही करना होगा, और नहीं तो महाभियोग चल जाएगा आप पर। बात समझिए। क्या बात बोल रहे हैं सर, इम्पीचमेंट डिफाइन नहीं है। क्या बात है, जो आप लिए गए ओथ, हाँ पढ़ाएंगे आपको, वो दूसरा ठीक है, लेकिन ये कहना कि डिफाइन नहीं है ये गलत है। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में इम्पीचमेंट से बढ़ करके चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, और असल इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के इस पर लगाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से शासन वास्तविक में कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो इसलिए ये रियल हेड और साथ ही साथ शासन का प्रधान है। और 74 आर्टिकल ऐसा है जिसे जो प्राइम मिनिस्टर्स को पूरे शासन की धुरी बना देता है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना उसके कार्य, अधिकार, पावर, फंक्शन, कुछ नहीं।
लेकिन संविधान में एग्जीक्यूटिव के जितने काम हैं, कोई भी कार्यपालिकीय अधिकार है, ये 74 आर्टिकल ऐसा है कि वो सभी का चाबी है। अगर ए नंबर का एग्जीक्यूटिव वर्क करना है तो चाबी नंबर 74 से खुलेगा। अगर बी नंबर का एग्जीक्यूटिव वर्क करना है तो वो भी 74 से खुलेगा। सी करना है, जेड तक चले जाइए, जितने एग्जीक्यूटिव वर्क हैं वो सब का सब जो ताला है उस ताले की चाबी का नंबर क्या है? तो 74। इस कारण से इसे कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये एक छोटी सी भूमिका है जो प्राइम मिनिस्टर में आपको समझना चाहिए और लिखना चाहिए। अब देखिए दूसरा टॉपिक जो इससे रिलेटेड है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आप अगर पढ़ के आए हैं तो बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का संवैधानिक प्रावधान है भी या ये भी परंपरा पे चल रहा है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होगा? इस संविधान में लिखा हुआ है। कहां पे लिखा हुआ है? अगर संवैधानिक प्रावधान है तो किस जगह पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 1 में, 2 में, 10 में, 15 में, 20 में, किस में? बोलिए, बस मोबाइल में टाइप होना शुरू हो जाएगा। बोलिए। कैबिनेट बनता है तो उसका प्रधान होता है, ये लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? चलिए, इस तरह से बात थोड़ी हो सकती है, बताइए। इन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। साहब ने कहा ये सक्षम नहीं है बताने में कि संविधान में कहां पे लिखा हुआ है। आपको दो बातें बतानी है, क्या इनकी बात सत्य है? अगर सत्य है तो आप फिर दूसरा सवाल ये कि ये बात संविधान में कहां लिखा हुआ है। परंपरा है, ट्रेडिशन है। चलिए, एक बात और उभर करके सामने आई। इस ट्रेडिशन वाले मत का कितने लोग समर्थन करते हैं? हाँ, हाँ। और जो चुनेगा वो परंपरा, वही परंपरा है। तो 74 में ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। हाँ, तो उसमें अपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं ना है, वो तो एग्जीक्यूटिव पावर के यूज का है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जब भी पढ़िए तो थोड़ा एक पेज पहले और एक पेज बाद में भी पढ़ लिया कीजिए। कुछ पढ़िए तो एक लाइन ऊपर नीचे पढ़ लिया कीजिए। 74 तो पढ़ लिए, 75 पढ़ते तो इतने रुसवा नहीं होते। ठीक है? इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 75 में। आप कहें कि सर यही बात थी तो आप हमें इतना रुसवा क्यों होने दिए? तो इसका जवाब ये है कि अब ये कभी नहीं भूलिएगा। अब हमेशा आपको याद रहेगा। और बहुत आसानी से कोई चीज दे दिया जाए तो वो नहीं याद रहता है, और बहुत तड़पा करके दिया जाए, बहुत ललचा करके दिया जाए तो याद हो जाता है आदमी को कि वो
74 में तो एग्जीक्यूटिव पावर का है, 75 में अपार्टमेंट का है। और 75 में जो अपार्टमेंट का है, तो इसमें आप गौर से देखिए कि आर्टिकल क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by the president। एक ही चीज नहीं है। और दूसरा इसमें जो चीज है वो ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall be by the recommendation of Prime Minister appointed by the President। बात समझ में आई? आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सिंपल सी बात है। और साथ ही साथ ये भी उस अनुच्छेद में है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री के संस्तुति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, रिकमेंडेशन के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। बस प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। और ये जो है वो 75 के क्लॉज 1 में, ये भी बात अपने आप में समझिए, 75 के क्लॉज 1 में। तो इस तरीके से यहां पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कैसे नियुक्त किया, माने प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका अर्थ तो ये ना हुआ कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देगा। और तो बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहां से लेगा, किसको लेगा। बात समझिए। तो हम लोगों को भी नियुक्त कर सकता है, तो क्या ऐसा संभव है कि हम लोगों के बीच में से भी किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दे? तो इसका आप जवाब देंगे नहीं, ये असंभव है। तो फिर बनाएगा ये, अपॉइंट करेगा ये, लेकिन किसे? ये जो शब्द है किसे यानी whom, इसका जवाब कहां मिलेगा हम लोग? ये जरा बताइए, किसे whom का जवाब कहां मिलेगा? हाँ, मतलब यहां तो है कि नियुक्त करेगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो ये तो लिखा ही हुआ है भाई, रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की संस्तुति के आधार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्यों का ओथ दिलाएगा। ये तो हम कहाँ है, तो लिखा हुआ है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसे दिलाएगा। राष्ट्रपति को ये बात बोला जाएगा तो पूछेगा ना भाई, कह रहे किसको दिलाए? ये तो अपने आप सौम्य
स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है, ये स्वतः स्फूर्त प्रश्न है। ठीक है, तो बोलिए ना, कुछ सोच के बोलिए। इतने गूंगे बहरे की तरह पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? है? हाँ, आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। हाँ हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये गलत नहीं है किसी, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ से मिला है? हैं? जी गुड, यही हम पूछना चाह रहे थे। ये हम बोले तो मजा नहीं आता, क्योंकि कहाँ से आपको आर्टिकल को घुसाना है, किस बात को और किस बात को परंपरा के तहत लेके चलना है, वो जानना चाहिए। तो हुम का जवाब जो है ना, किसे का जवाब कौन दे रहा है हमको? ट्रेडिशन दे रहा है। यानी परंपरा दे रहा है। ठीक है, अब फिर कैसी परंपरा? परंपरा बहुत तरह की होती है। किस तरह की परंपरा भाई? एक शादी की परंपरा होता है, एक तलाक का परंपरा होता है, परंपराएं बहुत सारी। तो यहां आप किस परंपरा की बात बोल रहे हैं? बोलिए साहब, कुछ तो बोलिए। तो ये जो परंपरा है, इसको बोला जाता है संसदीय परंपरा। संसदीय परंपरा में ये बात है। अब आप बोलिएगा, देखिए ना, आराम से पढ़िए ना, कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में परंपरा का अस्तित्व नहीं है, बात समझिए। लेकिन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में परंपरा ही परंपरा सिर्फ है। इसलिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली डेवलपमेंट, ग्रेजुअली प्रोग्रेस। इसके जितने भी चीज बने हैं, जो भी चीज इसमें पाई जाती हैं, इसके कुर्सी टेबल हैं, इसके अंग हैं, वो सभी के सभी परंपराओं के द्वारा विकसित किए गए। जब भी आवश्यकता हुई, एक कानून बन गया राजा के द्वारा, और वो कानून क्या बन गया? परंपरा बन गया। राजा ने ऐसा कहा था करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये किसे नियुक्त करेगा? ये इसका व्यवस्था ट्रेडिशन में है, परंपरा में है, यानी परंपरा के रूप में चला आ रहा है। और वो परंपरा कैसी है? तो पार्लियामेंट्री परंपरा है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। और पार्लियामेंट्री या संसदीय परंपरा क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर will be leader of majority party, और अलायंस। कौन होगा? क्या परंपरा है? तो परंपरा यह है कि प्रधानमंत्री यही वही होगा जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, या किसी गठबंधन के बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। दोनों में से कोई एक, या तो एक ही दल की मेजॉरिटी होगी, या फिर कोई एलायंस कर ले आदमी, और एलायंस अपना बहुमत प्राप्त दल का नेता चुन ले, तो वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बात समझ में आई?
तो जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा उसी को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। अब एक प्रश्न उठ जाता है, उसको थोड़ा देखते हैं। और प्रश्न क्या उठता है वो देखिए कि ये तो क्लियर कट हो गया कि इफ, यानी यदि किसी को बहुमत प्राप्त न हो, किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, तब क्या होगा? बोलिए। तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति क्या करेगा? यस, तब राष्ट्रपति का विवेकाधिकार हो जाता है। विवेकाधिकार हो जाता है, यानी डिस्क्रिशनरी पावर वो इस्तेमाल करेगा, है ना। डिस्क्रिशनरी पावर में क्या करेगा वो कि पहला तो ये करेगा कि सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए कहेगा, और उसके बाद क्या कहेगा वो कि 1 माह के अंदर बहुमत साबित कीजिए, जिसको वोट दिलाएगा, है ना। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ये जो इसको विवेकाधिकार मिला है, क्या इसकी प्रामाणिकता है? इसको कहीं से ऑथेंटिसिटी मिली है? कि ये जो काम हो रहा है वो संविधानानुकूल काम हो रहा है? तो मिला है। इस काम की ऑथेंटिसिटी जो मिली है 1980 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय में ये कहा कि राष्ट्रपति जो है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके, अपने विवेकाधिकार शक्ति का इस्तेमाल करके किसी को भी बना सकता है प्राइम मिनिस्टर, और उसको 1 माह का समय देगा बहुमत साबित करने के लिए। अब देखिए, ये पढ़ लेना सिंप्लीफिकेशन है, असल क्वेश्चंस यहीं पर ही राइज होता है कि आप गौर से सोचिए कि ऐसा प्रोविजंस क्यों रखा गया। अच्छा तो ये होता कि जिसे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बना रहा है उसे ये कहता कि भाई तुम्हारे पास बहुमत है कि नहीं। जैसे दुकान में कोई सामान लेने जाता है आदमी, तो दुकानदार पूछेगा पहले पैसा है आपके पास कि नहीं, पैसा है तब लीजिए। ऐसा थोड़ी होगा सामान दे दीजिएगा और पैसा नहीं दीजिएगा तो अब लेके चले आइएगा। तो अच्छा ये होता कि राष्ट्रपति महोदय ये पूछते कि भाई आपके पास बहुमत है तो पहले दिखा दीजिए, कोई लिस्ट वगैरह दिखाइए, ये सबको लेते आइए,
जैसे स्टेट में होता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? बोलिए ना। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि रियल हेड ही प्राइम मिनिस्टर है, और अगर इसके पद पर कोई व्यक्ति नहीं रहा तो गैप ऑफ गवर्नेंस हो जाएगा, राज अंतराल हो जाएगा। और राज अंतराल 1 दिन 2 दिन क्या 1 घंटा नहीं होना चाहिए। शासनादेश पर आदेश देने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार की अनार्की पैदा हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन आदेशों से चलता है, ऑर्डर से चलता है। कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, किसी न किसी ऑर्डर से कोई काम करता है। चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कमिश्नरी हो, चाहे वो कोई कंट्री ही क्यों ना हो, सभी जगह एक ऑर्डर की हायरार्की है, आदेश का पद सोपान है, और उससे एक मैनेजमेंट बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर उसमें किसी भी तरह का व्यवधान पैदा आप कीजिएगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा करके गिर जाएगा, अनार्की पैदा हो जाएगी, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अराजकता की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर का पद खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए जैसे ही रिक्त हो वैसे ही जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। तो अगर बहुमत साबित करने की बारी पहले रख दी जाती तो फिर 1 दिन 2 दिन हफ्ता दिन बहुमत साबित करने में लग जाता, और इतना दिन देश को राज अंतराल से नहीं गुजारा जा सकता था। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑथोरिटी से आप महरूम नहीं रख सकते थे। अगर रख देते तो क्या होता कि किसी भी प्रकार का अनार्की पैदा हो सकती थी। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को परंपरा के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं है, एक ट्रेडिशन डेवलप हो गया विवेकाधिकार का कि अगर किसी को भी मेजॉरिटी प्राप्त नहीं है लोकसभा में तो फिर वो किसी भी व्यक्ति को जिसे ये उपयुक्त समझे, उपयुक्त में सबसे पहली उपयुक्तता तो ये है कि सबसे बड़े दल को, उसको लगे कि इस दल को नहीं बल्कि कोई छोटा ही दल है जो बहुमत ले आएगा। डिस्क्रिशनरी पावर क्यों कहा गया कि उसको लगता है ऐसा कि ये 200 सीट लाया है लेकिन ये 274 नहीं ला पाएगा, लेकिन जो 100 लाया है वो 300 तक पहुंच जाएगा। सरकमस्टांसेस, पॉलिटिकल सरकमस्टांसेस वो भी देख रहा है, तो उसको अनुभव हो गया कि अमुक व्यक्ति प्रूफ कर लेगा। तो इसीलिए उसके विवेक पर छोड़ दिया गया वो कि मेजॉरिटी नहीं होने की स्थिति में वो अपना विवेक का इस्तेमाल करके और किसी को भी जो जिससे उम्मीद हो कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगा। क्लियर? अब देख, ये भी ट्रेडिशन है, तो आपको ऊपर भी लिख देते कि ट्रेडिशन ये चीज चल रही है उसी के अंदर चल रही है साहब। अभी कोई चेंज तो किए नहीं है हम, जो कॉन्स्टिट्यूशन सब हाँ ये जितना है वो सब पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। देखिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, वही तो आप धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं और ग्रेजुअली आप समझते जाइए तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए कि इसका अवसर कब मिला। ये जो विवेकाधीन का पावर है इसका सर्वप्रथम अवसर जो मिला था वो 1979 को। 1979 को प्रेसिडेंट कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। नीलम ये वो प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध जीते थे, पता है कि नहीं? भारतीय इतिहास में एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अनकंटेस्टेड जीते, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ।
जिसको बोलते हैं कि निर्विरोध जीत जाना। और नीलम संजीवा रेड्डी के सामने ये पहली बार ये परिस्थिति आई जो आपका सवाल था। इस समय क्या था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उस समय जो सरकार बनी थी, थोड़ा इक्वेशन भी समझिए कि ये जो जनता पार्टी के थे ये मोरारजी देसाई, लेकिन दक्षिणपंथी पार्टी जो भी बीजेपी है उसका उस समय रूप जनसंघ था। तो जनता पार्टी जो बनी थी वो दमकिप्पा, स्वतंत्र दल, जनसंघ और भी बहुत सारी पार्टियों को मिलकर के बनी थी जनता पार्टी। बात समझ में आई? यानी जनता पार्टी विचारधारा के हिसाब से आंतरिक रूप से बटी हुई थी। समाजवादी विचारधारा के लोग भी उसमें थे। तो ऐसी, और ये खुद जो मोरारजी देसाई थे ये सोशलिस्ट नहीं थे, ये कैपिटलिस्ट थे। तो ऐसे में अंतर्द्वंद के कारण देसाई जो है वो सरकार गिर गई। इनकी सरकार क्या हो गई? गिर गई। अब मोरारजी देसाई की सरकार जब गिर गई तो चौधरी चरण सिंह ने दावा किया। इनके स्थान पर ये भी जनता पार्टी के थे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बेटा थे अजीत सिंह, शायद आप लोग को पता हो कि नहीं। और अजीत सिंह के ही बेटा हैं वो अभी बीजेपी में मिनिस्टर, क्या तो नाम है, हाँ, तो जो अभी हैं उनके ये दादा थे। तो चौधरी चरण सिंह को इन्होंने, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या करवाया? शपथ दिलवा दी। तो पहली बार डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल देखने को हम लोग को मिलता है। अब इनके साथ ये भी एक अजूबा बात है कि ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने कभी पार्लियामेंट का मुंह ही नहीं देखा। मतलब इनको यकीन था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम पार्लियामेंट में जाएंगे बहुमत साबित करने के लिए तो साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो प्रोविजंस यानी 75 का क्लाउज 5 क्या कहता है कि कोई भी मिनिस्टर 6 महीना तक बिना सदस्य रहे हुए जो है वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर रह सकता है ना। ये प्रोविजंस 75 के खंड 5 में नहीं, ठीक है। तो उसके तहत ये 6 महीना रह गए घिच घाच करके। अब 6 महीना के बाद ऑटोमेटिकली खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते थे अनुच्छेद 75(5) के मुताबिक। तब इन्होंने खुद त्यागपत्र दे दिया बिना बहुमत साबित किए हुए। अब ये मामला गया कोर्ट में, ये पूरा दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 1 महीने के अंदर आप साबित करने के लिए बोलिए बहुमत। ये जो यहाँ 6 महीना हो गया वो नहीं होना चाहिए। आपको डिस्क्रिमिनेटरी पावर, डिस्क्रेशनरी पावर है, लेकिन उस डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल आप करिएगा तो ये शर्त उसमें लगा हुआ रहेगा कि जिसको भी आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे उसको 1 महीना के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गई पूरी बात? नहीं था, नहीं। देखिए फिर वही बात, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था। वो किसका इस्तेमाल किए चौधरी चरण सिंह ने? तो 75(5) का इस्तेमाल किए वो, कि 75(5) के तहत कोई भी व्यक्ति 5-6 महीने तक मंत्री रह सकता है ना भाई।
ये तो नहीं है कि बहुमत कब साबित करना होगा, यही ट्रेडिशन है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। तो राष्ट्रपति महोदय को लगा कि हम बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं, बना दिया। अभी तो वेग था कॉन्स्टिट्यूशन में कि बहुमत साबित करना है या नहीं करना है। ये तो जजमेंट से बात आई, हाई कोर्ट ने जो 1980 में जजमेंट दिया उससे ही बात क्लियर हुआ कि नहीं, 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, अपना बहुमत साबित करना है। बहुत हौच पौच होता है चीजों को, तो उसको सब मिला करके एक साथ देखिएगा और पढ़िएगा, तब चीजें समझ में आएंगी। वरना रटने के अंदाज में अगर आप पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन हमेशा बरकरार रहेगा। कांग्रेस थी, कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी थी। नहीं, इसके लिए था, नहीं, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए था। ये जो जजमेंट है हाई कोर्ट का, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए है, चीफ मिनिस्टर के लिए दूसरा जजमेंट है, वो मद्रास हाई कोर्ट का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई कैसे नहीं रहेगा। अब जैसे ये हो गया, अब इसमें एक चीज और आपको समझने की जरूरत है कि अच्छा किया आपने ये प्रश्न उठा दिया। एक चीज और समझ लीजिए, क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो सकता है? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, राज अंतराल ना हो तो उसके लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, बोलिए। इलेक्शन कमीशन करता है। ये तो पूरा पूरा गलत आप बोल रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में ऐसा होता ही नहीं है। जब इलेक्शंस का डेट अनाउंस होता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो राष्ट्रपति कहता है प्राइम मिनिस्टर को कि आप उस समय तक कार्य करते रहिए जब तक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गठित नहीं हो जाता है। लेकिन आप कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे, जो पहले के फैसले लिए हुए हैं उसी पर काम कीजिए आप। ये तो आपका बात ऐसे ही खत्म हो गया। बोलिए। नहीं होगा, एकदम पूरी यकीन के साथ बोल रहे हैं। हम तो समझ रहे कि बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ के हम पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत टफ लग रहा है आप लोग के सामने। हाँ ठीक है, वही बात हम भी बोल रहे हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजंस कहीं पढ़े हैं आप संविधान में? हाँ या ना बोल दीजिए। नहीं पढ़े हैं तो सीधा सा बात, ये भी ट्रेडिशन से डेवलप हुआ है। ये भी परंपरा से। कैसे और कब, वो आपको समझना होगा। ये कार्यवाहक का प्रधानमंत्री का जो ट्रेडिशन समझ में आया वो दो समय में, एक 1964 और दूसरा 1966। ठीक है, 1964 में क्या हुआ था और 1966 में क्या हुआ था, जरा बताइए तो। 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री की इस समय मृत्यु हुई थी।
लाल बहादुर शास्त्री की। अब इस समय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर्स का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ, ये जानिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यही सब बातें पुस्तकों में नहीं लिखी रहती हैं, या लिखी हुई भी हैं तो दूसरी जगह है, आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। टीचर की जवाबदेही है कि वो इसको कोरिलेट करके आपको बताए ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए, ये जो पीरियड है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो उनकी मृत्यु से पहले ही कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप ने जन्म ले लिया था, और उस ग्रुप को एक अलग नामकरण उस समय प्रचलित था। है? और उस ग्रुप का जो नामकरण था, देखिए यहां है, ऊपर में नहीं आ रहा है, सिंडिकेट। यस, सिंडिकेट था, हम ही बताए थे कभी, ठीक है। सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल थे वो समझिए। तो जैसे एक क्लास में हमने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से एक सोशलिस्ट अप्रोच के लीडर थे, एक समाजवादी विचारधारा के हो गए थे, और 56 में ही इवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित करवा दिया था उन्होंने। लेकिन कांग्रेस में दूसरे विचारधारा के लोग भी थे, कांग्रेस में जमींदारों का भी प्रभाव था, कैपिटलिस्टों का भी प्रभाव था। तो ये लोग पंडित नेहरू के इस समाजवादी विचारधारा से हमेशा खिन रहते थे। तो जब तक वो जीवित रहे तब तक उनका जो व्यक्तित्व था या उनकी जो प्रभाव था, उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए नेता थे, कोई टपका करके ऊपर से तो नहीं आए थे, लड़े थे, संघर्ष किए थे, जेल गए थे, इलेक्शंस के माध्यम से वो चुने गए थे, राष्ट्रपिता का समर्थन प्राप्त था उन्हें, पटेल बनने वाले थे प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपिता के हस्तक्षेप के माध्यम से इनको बनाया गया। बहुत तरह की बातें हुई। तो उनके जीवित रहते हुए कोई सिंडिकेट फिंडिकेट चलने वाला नहीं था। लेकिन सिंडिकेट में जो लोग थे वो कौन लोग थे? तो उसमें निंगली जप्पा थे, के कामराज थे, और के कामराज इस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद एक बंगाल के लीडर थे बोस, कोई सम बोस थे। तो इस तरीके से क्षेत्रीय क्षत्रपों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। और उस बीच में मोरारजी देसाई जो थे, वो इस शुरुआती दौर में, यानी जिस समय 64 की बात कर रहे हैं, उस समय इस दल से अलग थे। किस दल से? सिंडिकेट से। और जैसे ही बारी आई कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, अकस्मात मृत्यु हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की हार्ट अटैक से, वो तो कोई जानता नहीं था। तो डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, सिंडिकेट वर्सेस नहीं, मोरारजी देसाई। सभी कांग्रेस में है, अभी कोई कांग्रेस से बाहर नहीं है। तो मोरारजी देसाई चाहते थे कि हम जो है बने क्या चीज, पीएम, सीएम नहीं। और जो सिंडिकेट था वो कैपिटलिज्म के खिलाफ था, वो एक जमींदारी सिस्टम का समर्थक था। बात को समझिए। और ये बहुत हाई फाई लीडर थे। कौन? मोरारजी देसाई। ये जिस समय गुजरात और बंबई अलग नहीं हुआ था, जिस समय वो दोनों मिलकर के सिर्फ माने गुजरात और महाराष्ट्र अलग नहीं हुआ था, दोनों मिलके मुंबई राज कहलाता था, बंबई राज कहलाता था। तो बंबई के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं वो।
कोई मामूली आदमी नहीं है। तो सिंडिकेट का आदमी समझा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा हम लोग को, ये जैसे ही बनेगा यानी मोरारजी देसाई, तो हम लोग की तो चलेगी ही नहीं। तब ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने आदमी खोजना शुरू किया कि कौन इसका मुकाबला कर सकता है। तो लाल बहादुर शास्त्री उन लोग को नजर आया कि ये नीट एंड क्लीन छवि के हैं, इनके कैरेक्टर के वजह से लोग इनसे डरता है, इनका किरदार ही बहुत उच्च है। लेकिन इन सबों में कामों में देरी होता, आना जाना गिव टेक ये सब होता है ना भाई। तब इस सरकमस्टांसेस में पंडित नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग बना दिया गया, कार्यवाहक बना दिया गया। ये पहले भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। अब बात समझ में आई? तो लाल बहादुर शास्त्री तैयार नहीं हो रहे थे, इसमें समय लग रहा था, तो तैयार हो गए, उसके बाद वो बन गए। फिर इनका भी ताशकंद में हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया। अब देखिए परिस्थिति चेंज कर गई, अब परिस्थिति चेंज कर गई। अब के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है इस वक्त। कौन बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष? तो निंगली जप्पा बन गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मोरारजी देसाई चले आए किसमें? सिंडिकेट के ग्रुप में। क्यों चले आए? कि लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत सारे अच्छा काम किए, उनमें से एक अच्छा काम यह किया कि इंदिरा गांधी को अपने कैबिनेट में जगह दे दी और उसको सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया। तो इन 2 वर्षों में इंदिरा गांधी राजनीतिक रूप से जो है शासन चलाने की कला में जो है वो माहिर हो गए। तो अब इनकी मृत्यु के बाद 66 में इंदिरा गांधी ने दावेदारी ठोक दी। तो इस वजह से मोरारजी देसाई किसके साथ चले गए? सिंडिकेट के साथ। अब देखिए कि सिंडिकेट ने क्या चाल चली। देखा कि अभी भी मोरारजी देसाई पे विश्वास नहीं है, तो इसको सिंडिकेट के लोग इंदिरा गांधी को गुड़िया बोलते थे, गूंगी गुड़िया। ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया उपमा है। किसको? इंदिरा गांधी को। गूंगी गुड़िया, कुछ नहीं बोलती है ये। गुड़िया गुड़िया डॉल। ठीक है, आप समझ में आई बात? तो इस सिंडिकेट के लोगों ने, जिस सिंडिकेट में अब शामिल हो गए थे कौन? मोरारजी देसाई भी, तो अंदर से साजिश कर करके इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इस समय भी लेट हुआ राजनीति में, तो इस समय भी पुनः गुलजारी लाल नंदा जो है वो दूसरी बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। अब बात समझ में आ गई? ये 2 बार प्रथम और आखिरी कार्यकारी प्रधानमंत्री का प्रावधान था। ठीक है, उसके बाद कार्यवाहक, इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कभी नहीं बना। इसके बाद अवसर आया कब? 1984 में। 1984 में कैसे आया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके घर में ही हत्या कर दी गई, और जिस समय हत्या की गई तो उस समय जो है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। तो नियम क्या था? नियम यह था कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने सांसदों की बैठक करे और उसके बाद जो है वो उसमें से चुने, तब राष्ट्रपति ओथ दिलाएगा। तो इसमें तो समय लगेगा। 9:13 या 14 मिनट में ये मर्डर हुआ था, और उस समय राजीव गांधी जो थे वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में थे और वहां से उनको आना था। तो 9 से 1 बजे तक ये खबर छुपाई रखी गई कि राज अंतराल नहीं हो,
और आते के साथ पहला जो काम ज्ञानी जैल सिंह ने किया था कि उनको प्रधानमंत्री का शपथ दिला दिया, और बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनको अपना नेता चुना, सॉरी कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी ने। पहले वो प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए और तब जो है वो चुने गए, क्या अपने दल के नेता चुने गए। तो इस तरीके से ये जो मौका मिला 84 में, इस समय भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कोई नहीं बना। फिर 96 में, 97 में, 98 में, 2000 में, ये सभी पीरियड में जो है वो राष्ट्रपति ने बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि किसी के पास बहुमत था ही नहीं। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह को 89 में बनाया तो उनके पास बहुमत नहीं था, बाद में बहुत बहुमत साबित किया। चंद्रशेखर को के समर्थन में तो मात्र 54 ही लोग थे। इसके बाद पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव 91 में बने तो उनके पास भी बहुमत नहीं था। फिर हरदनहल्ली देवदेव गौड़ा बने तो उनके पास भी नहीं था। आई.के. गुजराल बने 96 में, उनके पास भी नहीं था। वाजपेयी खुद 96 में बने तो उनके पास भी नहीं था। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस मिलीजुली सरकार का जो श्री गणेश हुआ 89 में, वो 2004 में जाके समाप्त हुआ था। और इस बीच में 89 से 2004 तक प्रेसिडेंट ने कभी भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसी को नियुक्त नहीं किया। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति हुई वो सिर्फ 64 और 66 में। बाकी सुप्रीम हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक किसी को भी राष्ट्रपति जिसको बहुमत प्राप्त नहीं है उसमें डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो है वो उन लोगों में से जो सांसद चुने गए हैं किसी को भी परंपरा के अनुसार प्राइम मिनिस्टर बना सकता है और 1 महीने के अंदर उसको साबित करने के लिए बोलेगा। क्लियर? तो मिटाऊं इसको। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है कि इसमें जो एक आर्टिकल है 75 3 और 4, ठीक है, 75 3 और 4। इसमें जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यानी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा जो है सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, किसका? तो इसमें कहा गया है कि जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होगी वो मंत्री का यानी मिनिस्टर का किसके प्रति होगा? तो ये कहता है कि राष्ट्रपति के प्रति होगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है। और यहां दूसरा अनुच्छेद ये कह रहा है कि जो सामूहिक है वो किसका? तो मंत्री परिषद का।
और मंत्री परिषद का जो सामूहिक अकाउंटेबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होगा वो लोकसभा के प्रति, यानी हाउस ऑफ द पीपुल के प्रति। इसके क्या अर्थ है, ऐसा बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में। इससे आप क्या चीज निकालते हैं, क्या मीनिंग निकालते हैं? बोलिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। क्यों मंत्री को राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, और क्यों पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा के प्रति? मंत्री को भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। खाली एक ये जवाब नहीं है। देखिए, यहां सिंपल सी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर्स को यह अधिकार है कि वो किसको मंत्रालय में रखेगा नहीं रखेगा। अगर जिसको रख लिया और वो हटना नहीं चाहेगा तो क्या करेगा? तो जो हटा वही सकता है जिसने उसे बनाया है। तो इसीलिए अधिकार दे दिया गया राष्ट्रपति को। तो प्राइम मिनिस्टर की बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अगर इशारा किया मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने कि तुम हट जाओ, अगर नहीं हटता है तो राष्ट्रपति को कहेगा डिसमिस कर दीजिए इसको, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसका इंडिविजुअल मिनिस्टर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लोकसभा के प्रति क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति ही अकाउंटेबल होता है, क्योंकि लोकसभा ही जनता का वास्तविक प्रतिनिधि संस्था है और वही उस पर नकेल कसे रहता है। वो जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया उस दिन प्राइम मिनिस्टर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए वास्तविक शक्ति लोकसभा के पास चली आती है। इसीलिए इसको अकाउंटेबल कहां बनाया गया है? लोकसभा के पास। ठीक है। अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है ओथ, इसी में 75 ही में। तो ये ओथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा, सबको, प्राइम मिनिस्टर्स को भी, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे सदस्य को। अब देखिए, वेतन की जहां तक बात है, सैलरी की, तो ये 65 में, 75 के 5 में क्या चीज? सैलरी है ना, याद नहीं पड़ रहा है। तो ये सैलरी का मतलब क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसको सैलरी जो मिलेगा वो जो एमपी का तय है ना, उसी को मिलेगा। लेकिन एक व्यय खर्च, एक एक्सपेंडिचर के लिए इन लोग को मिलता है अलग से। तो वो पहले 1500 रुपया था। कितना? 1500। उसको बढ़ा करके वर्तमान समय में 3000 कर दिया गया। तो सैलरी का जहां तक ताल्लुक है, तो जो एमपी को जितनी चीजें मिलती हैं सैलरी में, जितना रुपया जो पूर्व में पढ़ा चुके हैं, कितना कितना उसको मिलता है, वो इस सबको मिलेगा। और प्लस इसके अतिरिक्त 3000 रुपया जो है वो और एक्स्ट्रा इन लोग को मिलता है। सुविधाएं जो सांसद हैं उनसे ज्यादा मिलती है। जो रहने का घर होगा वो दूसरे तरह का होगा, हाई क्वालिटी का होगा। जो अन्य सुविधाएं होंगी वो उच्च स्तरीय होंगी। एमपी की जो सुविधाएं हैं उससे बढ़कर होंगी। तो ये बातें, अब हम लोग को एक चीज बच गया है, वो चीज है पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
तो देखिए प्राइम मिनिस्टर्स के पावर एंड फंक्शंस को अगर आप लोग देखें तो इसको 3 कैटेगराइजेशंस कर सकते हैं। क्या? तो एक आप कर सकते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। पंखा बंद कीजिए, थोड़ा देर क्लास चलेगा अभी। यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और दूसरा प्रधानमंत्री और संसद। नहीं, बंद कर दीजिए। और तीसरा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, ठीक है। इसी तीनों शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग कहेंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किए सर, आपको करना क्या चाहिए था? तो जैसे राष्ट्रपति का कार्यपालिका अधिकार, व्यवस्थापिका अधिकार, न्यायिक अधिकार, राजनयिक अधिकार, ये सब आप पढ़ाए थे, तो अधिकार में यही सब बातें ना पढ़ाई जाती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स में आप अलग टाइप से क्यों बता रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि राष्ट्रपति के जितने अधिकार हैं वे सब के सब प्रयोगकर्ता तो प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन उस अधिकार से हट करके जो इसका पोजीशंस है, जो इसकी स्थिति है, वो वास्तव में इन तीनों के साथ संबंधों से प्रमाणित होता है कि उस अधिकार का प्रयोग करता तो ये है ही अपनी जगह पे, लेकिन साथ ही साथ इन तीनों संस्थाओं से जो इनका संबंध है, उस संबंध से ये साबित हो जाता है कि ये पूरे गवर्नमेंट में सबसे श्रेष्ठ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये क्या है, गठन करता है। जिसको चाहेगा वो उसको इसमें शामिल करेगा, ये ऑर्गेनाइजर है उसका, या निर्माण करता है, जो कर लीजिए। उसके बाद दूसरा के विभागों का बंटवारा ये करता है, विभागों का बंटवारा करता है। मंत्री तो बना दिया, लेकिन किसको कौन विभाग होगा इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर करेगा। यही नहीं, जब चाहेगा तो विभागों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। जब चाहेगा वो तो